एनसीईआरटी का 12th आर्ट सब्जेक्ट का जो पॉलिटिकल साइंस राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ पहला चैप्टर था, उसमें हम विस्तार से उसका लेक्चर और एनसीईआरटी बुक को पढ़े थे। लेकिन इस बार हम राष्ट्र निर्माण की जो चुनौतियाँ हैं उसे संक्षेप में बताने का प्रयास करते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए चलते हैं। देखिए, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में जब भारत आज़ाद हुआ ब्रिटेन से, तो एक भाग पाकिस्तान को और दूसरा भाग जो है हिंदुस्तान के रूप में दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, जो किसी ने इतिहास में नहीं सोचा था। और इसका सबसे बड़ा चुनौतियाँ ये रहा कि हिंदू मुस्लिम का जो एक विरोध था, उसके कारण से ही दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत के रूप में जो जाना जाता था। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो सबसे पहले बात था कि भारत में राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ क्या क्या रहेगी। हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने इस पर बहुत अच्छा खासा अपने विकास पर जोर देने का प्रयास किया है और संविधान में इसकी झलक हमें देखने को मिलती है। तो ये एनसीईआरटी का बुक है, तो उसमें उसी के हिसाब से हम जो फर्स्ट चैप्टर है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ में, उसको हम पढ़ने का और समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले चुनौतियाँ था राष्ट्र निर्माण में कि एक सूत्र में बांधे कैसे। पहला चुनौतियाँ था एक सूत्र में बंधे, यानी जो भारत का जो विविधतापूर्ण जो एक भाषाएं, रीति रिवाज और जितने भी चुनौतियाँ था, तो सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक था कि राष्ट्र निर्माण में एक सूत्र में बांधें। दूसरा चुनौतियाँ था कि लोकतंत्र को कायम रखना था। लोकतंत्र कायम, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत के संविधान निर्माताओं ने यही सोचा था कि भारत को एक लोकतंत्र देश बनाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा थी कि लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए। और जो तीसरी चुनौतियाँ था वो विकास था कि भारत एक राष्ट्र के रूप में तो जाना जाएगा, लेकिन इसके विकास सबसे बड़ा मुद्दा था कि इसको किस तरह विकास किया जाए, क्योंकि एक राष्ट्र निर्माण बनने के बाद उसके विकास पर ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ध्यान रहता है। और इससे पहले भारत में आंतरिक चुनौतियाँ बहुत सारे थे जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत आज़ाद हुआ था तो दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, जो कि इस तरह के निर्माण में था। सॉरी, ये थोड़ा सा बनने में मिस्टेक हुई है। लेकिन देखिए, इधर जो था ये बांग्लादेश, जो अभी का ढाका है, उसमें ये पूर्वी पाकिस्तान जो था, इधर जो पार्ट था ये पाकिस्तान, ये दो राष्ट्रों का जो था ये पाकिस्तान था। ये पाकिस्तान था और ये पाकिस्तान जो अभी हम ढाका के रूप में जानते हैं, सॉरी, ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ये बांग्लादेश के रूप में इसे हम जानते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ पर बाधा थी कि हिंदू मुस्लिम, जब राष्ट्र का दो राष्ट्रों का निर्माण हुआ तो सबसे पहले यही था कि जो मुस्लिम बहुल संख्यक क्षेत्र है वो पाकिस्तान में चल जाए और जो हिंदू बहुल क्षेत्र है वो हिंदुस्तान में रह जाए। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मुस्लिम थे जो इधर भी मुस्लिम थे, इधर भी मुस्लिम थे, तो ये सारे इधर जाने के लिए विवश होना पड़ा, क्योंकि ये लकीर खींचा गया था कि ये पाकिस्तान का इलाका है। तो इसमें से सबसे बड़ी बात आती हस्तांतरण, यानी कि इधर से जो मुस्लिम है वो इधर पाकिस्तान में जाना पड़ेगा। तो इसीलिए इधर भी बहुत सारे मुस्लिम थे और इधर भी मुस्लिम थे। जो इधर का था उधर पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर दिया गया, जो इधर था इधर का जितने भी जनसंख्या थे मुस्लिम का, ये इधर पूर्वी पाकिस्तान के वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो इसमें जब आने और जाने के लिए क्रम हुआ तो इसमें 80 लाख
जो थे 80 लाख लोगों ने अपने घर बार छोड़कर सीमा को पार कर किए, और जिसमें इस क्रम में आने जाने के लिए जितने भी लोग थे उसमें से कम 4 लाख से 5 लाख 4 लाख से 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। और जब ये क्रम में इधर आने जितने भी मुस्लिम थे इधर जब गए थे तो इस क्रम में उसे जान गंवाना पड़ा, जो 4 से 5 लाख के लगभग करीब थे, और भारत में बच गए थे कम से कम 12%। भारत में कितने मुस्लिम बच गए थे? लगभग 12% के करीब में बच गए थे। जब मुस्लिम 12% बच गए थे तो भारत में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा था कि वे हिंदू मुस्लिम मिलजुल कर रहें और शांति कायम रखें। उन्होंने कोलकाता में उपवास रखकर जो इतने दंगे भड़क गए थे उसे समझाने का प्रयास कर रहे थे। इसी प्रकार में कुछ हद तक तो जितने भी दंगे हुए थे उसमें से शांति आया था गांधी जी के कारण से। उसके बाद उन्होंने फिर दिल्ली में जाकर जो दिल्ली में मुस्लिम और हिंदू के बीच में जो हिंसा भड़क रही थी उसमें समझाने की कोशिश किया था। वो किस तरह गांधी जी किस तरह समझाने की कोशिश कर रहे थे? प्रार्थना सभा करके वो समझाने की कोशिश कर रहे थे। जब दिल्ली में प्रार्थना सभा कर रहे थे तो सबसे पहले बात था जो हिंदूवादी थे वे गांधी जी के कुछ हद तक समर्थन में थे और कुछ हद तक नहीं भी समर्थन में थे। इसी क्रम में आखिरकार दिल्ली में जब संध्या काल में प्रार्थना सभा का जब गांधी जी आयोजन किए हुए थे तो 30 जनवरी 1948 के हिंदू अतिवादी नाथूराम विनायक गोडसे ने नाथूराम विनायक गोडसे ने महात्मा गांधी जी पर गोलियां चलाई, जिससे तुरंत ही गांधी जी को मृत्यु हो गया। और इस हादसे में पूरे देश में हिंसा जितने भी भड़क रहे थे वो कहीं ना कहीं एकदम शांत माहौल पर आ गए थे। इसका एक परिणाम था, जब गांधी जी का मृत्यु हुआ तो पूरे देश में इसकी खबर पहुंचा, और हिंदू मुस्लिम के जो दंगे जो 12% भारत में बच गए थे थोड़ा मोड़ा इधर उधर करके, तो उन्होंने शांति कायम रखा और दंगे पूर्णतः समाप्त हो गया। उसके बाद हमारे देश में विकास एक सूत्र में बांधने का, लोकतंत्र कायम रखने को और विकास किस तरह किया जाए ये भी था। लेकिन उसके बाद में जो हमारे रजवाड़े थे, भारत के रजवाड़ों थे, उन्हें समझाना था कि अब भारत का हिस्सा थे। देखिए जब भारत आज़ाद हुआ था तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो ब्रिटेन के सरकार थे वो उन्होंने रजवाड़ों को एक स्वतंत्र रूप से रहने के लिए छोड़ दिया गया था। वे रजवाड़े को जितने भी राजा थे वे अपनी स्वतंत्रता से, मतलब वो किसी भी कंट्री में जाने के लिए पाकिस्तान में शामिल हो सकता था या हिंदुस्तान में, या वो स्वतंत्र रूप से अपने राज्य को चला सकते थे। लेकिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्होंने ये समझा कि जब भारत में रजवाड़े हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे, इधर मैसूर था, इधर त्रावणकोर,
बहुत सारे ऐसे कुछ रजवाड़े थे, 40% के अधिकतर ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में विलय करना था। और सबसे बड़ी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही इसकी विलय के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। पहला मुद्दा था हमारे जम्मू कश्मीर। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो उसी टाइम से जम्मू कश्मीर का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा था। पाकिस्तान जो जम्मू कश्मीर का इधर मुद्दा है वो अपने अधिकार क्षेत्र में रखना चाहते थे, और जो हरि सिंह जो वहाँ के राजा थे वे नहीं चाहते थे कि वे पाकिस्तान में जाके शामिल हों, क्योंकि हरि सिंह एक हिंदू राजा थे और वहाँ का जितने भी संख्या थे वे मुस्लिम आबादी थे। इसलिए वे चाहते थे कि वे एक स्वतंत्र राजतंत्र चलाने में अपनी भूमिका निभाएं, न किसी भी देश में विलय का। तो इसमें जब पाकिस्तान सेना ने अपने जम्मू कश्मीर के जो हरि सिंह राजा थे उन पर आक्रमण किया, तो हरि सिंह राजा ने भारत से मदद मांगी और उन्होंने एक समझौता रखा कि आप संचार सेना और संचार सेना और एक था 3 को स्वायत्ता दिया गया। देखिए, जब पाकिस्तान का ये में शामिल नहीं होना चाहा तो हरि सिंह राजा ने भारत पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया और भारत ने 3 समझौता किया। एक संचार सेना और यातायात। संचार सेना और यातायात तीनों जो थे वे भारत में थे, और बाकी जितने भी थे वे राजा हरि सिंह अपने अधीन में रखा। दूसरा था त्रावणकोर, और तीसरा मुद्दा था हैदराबाद का, जो कि एक सैन्य बल के द्वारा हैदराबाद को विलय कर लिया गया। और त्रावणकोर के राजा ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में विलय का सहमति जताया और विलय हो गया। और हैदराबाद के राजा ने भी उसे सैन्य बल की सहायता से भारत पर विलय कर दिया गया। और 1948 सितंबर में मणिपुर के महाराजा बोधचंद्र ने भी विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर भारत में विलय हो गए। जब भारत में विलय हो गया तो भाषाई व राज्यों का अव्यवस्था क्षेत्र फैला। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा था भाषा व राज्य। भाषा व राज्यों का मुद्दा था, क्योंकि बहुत सारे ऐसे देश थे जो वहाँ पर अलग अलग की भाषाएं बोले जाते थे, और इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे देश में आया वही भाषाई व राज्यों का मुद्दा है। इससे अव्यवस्था फैल गया था। शुरू से ही जब हमारे देश आज़ाद नहीं हुआ तो शुरू से ही भाषा के आधार पर राज्यों में एक विरोधाभास चल रहा था, जो आज़ादी के बाद में ये और भी पूरे जोर से पकड़ा था। पुराने मद्रास जो प्रांत था, पुराने मद्रास प्रांत जो
तेलुगुई भाषाई तेलुगु भाषा क्षेत्र विरोध पर भड़क उठा था, जो कि उसमें से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और कुछ भाग केरल का था, जो भाषा के आधार पर एक हिंसा भड़क उठा था। केंद्रीय सरकार ये भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने में हाँ या ना में दुविधा के स्थिति में था। जो केंद्रीय सरकार थे वे हाँ या ना में दुविधा के आधार पर था, क्योंकि उसका मानना था कि अगर भाषा के आधार पर इस तरह का गठन किया जाए तो हमारे देश में कहीं ना कहीं देश की अखंडता पर प्रश्न चिन्ह हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस दुविधा में से पोट्टिश्री रामुलु जो वहाँ के नेता थे, उन्होंने अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठा। अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल पर बैठने के कारण उन्होंने 56 दिनों तक भूख हड़ताल पर बैठा पोट्टिश्री रामुलु, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इसमें से वहाँ के जो प्रजा थे और नेता थे, उन्होंने इस्तीफा देने प्रारंभ कर दिया गया और हिंसा और भड़क गया। भाषा के आधार पर हिंसा पोट्टिश्री रामुलु, जो कि 56 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठे, उनकी मृत्यु के बाद भाषा के आधार पर बहुत सारे हिंसा भड़क उठे। और इसके तत्पश्चात हमारे जो प्रधानमंत्री थे 1952 में आंध्र प्रदेश अलग घोषणा किया। आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की घोषणा किया था। केंद्र सरकार ने 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। उन्नीस में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, जिसके चलते राज्य भारत में उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। भारत की जब आज़ाद हुआ तो ये सारे मुद्दा थे। पहला मुद्दा था, संक्षेप में बताने का कोशिश करता हूँ। पहला मुद्दा था एक सूत्र में बांधे, कि किस तरह हम एक सूत्र में बांध सकते हैं, क्या है कि इसमें से बहुत सारी विविधता हैं। और दूसरा मुद्दा था कि लोकतंत्र को कायम किस तरह रख सकता है। भारत एक लोकतंत्र देश बनने के राह पर था और उसे लोकतंत्र कायम रखने की बहुत बड़ी चुनौतियाँ थी। दूसरा था कि इसमें से भारत विकास कैसे करे, भारत विकास के राह पर कैसे चलते, क्या क्या विकास पे अपने ध्यान केंद्रित करे। और दूसरा मुद्दा था, इसके बाद सबसे बड़ा मुद्दा रजवाड़ों का विलय में था, जिसमें से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका को बहुत बखूबी से निभाकर रजवाड़ों को विलय कर दिया गया। इस विलय में से सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का था। उसके बाद जम्मू कश्मीर में तो महाराजा हरि सिंह ने भारत पर विलय पत्र पर सहमति जताई, जिसमें से संचार, सेना और
यातायात, संचार सेना और यातायात पर हस्ताक्षर कर और अपने जितने भी तीनों को छोड़कर वे खुद अपने निर्भर था कि वे किस तरह का शासन व्यवस्था चलाएं। और हमने यह भी जाना कि 80 लाख लोगों ने अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुआ, क्योंकि दो देश का निर्माण हुआ था। सबसे पहले इधर जो पाकिस्तान बना, तो इसमें से पूर्वी पाकिस्तान इधर हो गया और पश्चिमी पाकिस्तान इधर भाग में था। वो जो कि इधर मुस्लिम इधर आने जाने में, हिंदू मुस्लिम इधर आने जाने में बहुत सारे मारकाट सामना और हिंसा भड़क उठा, जिसमें से 4 से 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवानी पड़ी और शेष भारत में 12% मुसलमान बच गए थे। गांधी जी ने आह्वान दिया कि जो भी हिंसा हिंदू मुस्लिम का भड़क रहे, वह शांति कायम रखें। उन्होंने कोलकाता में प्रार्थना सभा का आयोजन किया। तत्पश्चात प्रार्थना सभा में और उपवास रखने का भी किया, ताकि वहाँ के लोगों थे, इसमें से उपवास और प्रार्थना सभा के माध्यम से कहीं हद तक हिंसा कमज़ोर हुआ और कम हुआ। उसके बाद उन्होंने दिल्ली आ गए, क्योंकि दिल्ली में भी हिंदू मुस्लिम में एक हिंसा बहुत ज़्यादा भड़क हो चुका था और भड़क उठा था। इसी कारण से दिल्ली आए कोलकाता के बाद। वहाँ भी दिल्ली में भी कई हद तक जो हिंसा भड़के थे वे शांत हुए। और इसमें से किस तरह शांत करते, प्रार्थना सभा के माध्यम से उपवास रख के, ताकि आप लोग मान जाए, हिंसा ना भड़काएं। ये गांधी जी इसी तरह का करते थे, जिसके कारण से बहुत से हिंदूवादी थे, उसमें से जो इस तरह का प्रार्थना सभा और उपवास कर रहे थे, उसमें से उसके समर्थन में थे और कहीं नहीं समर्थन थे, जिसमें से नाथूराम विनायक गोडसे ने गांधी जी पर गोली चला दिया, जिसे गांधी जी को तुरंत मृत्यु हो गया। इस मृत्यु की घटना से पूरे देश में एक लहर चल उठा और जो हिंसा भड़क उठा था वो कहीं ना कहीं एकदम शांत माहौल पर आ गया। अब हिंसा तो बहुत कम हो गया। उसके बाद भारत में सबसे बड़ा मुद्दा उभर कर आया भाषावार राज्यों का गठन, क्योंकि जब हमारे भारत देश आज़ाद हुआ था, उससे पहले भाषाएं राज्यों का विवाद था। और भारत आज़ाद होने के बाद भारत एक राष्ट्र निर्माण करने के पश्चात में भाषा राज्य विवाद फिर से उठ खड़ा हुआ, जिसके पुराने मद्रास जो है सबसे बड़ा मुद्दा रहा भाषा राज्य, जिसमें से तेलुगु भाषाई क्षेत्र माना जाता, जिसमें से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ भाग शामिल हुआ था। इसमें से भाषाई राज्यों में केरल और इसमें तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुराने मद्रास तेलुगु भाषाएं, जिसमें से भारत जो सरकार थे हाँ और ना के दुविधा में थे, क्योंकि भाषाई के आधार पर इस तरह राज्यों का गठन किया जाए तो और भी राज्य इस तरह के मांग करने पर अड़ जाएंगे। इसमें इस तरह की जो व्यवस्था उसे सुधारने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इसके पश्चात रजवाड़ों का जो विलय था, ये सबसे बड़ा मुद्दा था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी भूमिका बहुत बखूबी से निभाकर रजवाड़ों के विलय में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। इसमें से सबसे बड़ा मुद्दा जम्मू कश्मीर का था, जो यहाँ के राजा हरि सिंह ने विलय हुआ। उसके बाद हैदराबाद और मणिपुर हैदराबाद में भी सैन्य बल की सहायता से विलय कर लिया गया। और मणिपुर में महाराजा बोध चंद्र जो थे, उन्होंने भी भारत पर विलय पर सहमति जताकर भारत में विलय हुए। उसके बाद तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में जो भाषा राज्यों का जो दुविधा था, हाँ या ना में दुविधा था, तो इसमें से सरकार ने हाँ या ना दुविधा में इसलिए था ताकि सरकार भाषा राज्यों का एक राज्य मानने पर बहुत सारे राज्य भाषा आधार पर अपने राज्य का मांग कर सकते हैं। इसमें से पोट्टी श्री रामुलु जो 56 दिनों के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए, उनकी मृत्यु हो गया, जिसके बाद वहाँ तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में तरफ बहुत हिंसा भड़क उठा, जिसमें से सरकार ने 1952 में अलग राज्य बनाने की घोषणा किया गया था। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम
बनाया गया, जिसमें से राज्यों का गठन हो के निर्माण में सहमति और किस तरह गठन हुआ, इसमें से भाषाई राज्यों पर गठन, इसमें से सुझाव, इसे सारी इसी तरह वे होते हुए भाषाई राज्यों पर इसी तरह मांग होते हुए 14 राज्य हमारे देश में हुए और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुए उस समय। अब हम आगे देखेंगे दूसरा जो चैप्टर होगा एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का, ये होगा एक दल के प्रभुत्व का दौर। हम इसमें देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी एक दल का प्रभुत्व किस तरह हमारे देश में रहा और किस तरह विकास के राह पर भारत को आगे ले गया और लोकतंत्र स्थापित करने में क्या क्या चुनौतियां रहा, ये सब भी हम देखेंगे। और एक दल का प्रभुत्व कितना हद तक रहा, ये भी हम देखेंगे। तो आप लोग का अगर ये लेक्चर अच्छा लग रहा हो, मुझे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में बताएं कि आपको किस तरह का और टॉपिक चाहे, या एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का जो भी दूसरा चैप्टर है उसे मैं कंटिन्यू रखूं, उसे आगे रखूं, या फिर इसे समझाने का कोशिश करूं। इस तरह कमेंट में आप हमें बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।